मैं श्वेता दस्ती आप सभी छात्रों का नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से हमारी ऑनलाइन तासिका में स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका को हमने हमारा चौथा पाठ नन्हा फनकार इस पाठ की शुरुआत की थी और हमने यह देखा था कि बादशाह अकबर जो मुगल सल्तनत के तीसरे शासक थे, तो इनके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी और बादशाह अकबर जो थे वह अपनी प्रजा का हालचाल देखने के लिए या उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किस प्रकार से वह घूमते थे यह देखा। और इस तरह जब वह अपने राजपाट में घूम रहे थे, बाजार में गए, तब उनकी मुलाकात केशव नाम के लड़के से होती है जो कि एक कारीगर का लड़का है, यानी कि एक कलाकार है, फनकार है, इसीलिए उसे नन्हा फनकार यह कहा गया है। और इस पाठ को नन्हा फनकार यह नाम क्यों दिया गया है यह हमने देखा है। तो जब बादशाह अकबर बाजार में घूम रहे होते हैं तब उनकी मुलाकात केशव नाम के लड़के से होती है, यानी कि यह जो केशव है वह एक घंटी के ऊपर नक्काशी का काम करते हुए एक लाल पत्थर के ऊपर बैठा था। यह देखकर बादशाह अकबर वहां पे रुक जाते हैं और उससे बात करते हैं। हमने अब तक इन दोनों के बीच की थोड़ी बातचीत देखी है कि किस प्रकार से बादशाह अकबर केशव से बात करते हैं और उससे उसकी नक्काशी के काम के बारे में पूछते हैं या उसे बताते हैं, लेकिन केशव को तब तक यह ज्ञात नहीं था कि वह बादशाह अकबर थे। उसे सिर्फ इतना ज्ञात हो रहा था कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह बहुत ही बड़ा व्यक्ति है कोई। लेकिन अंत में यानी कि हमारे पाठ्यांश का जब हमने अंत किया पिछली तासिका में, तब केशव को यह ज्ञात हो गया था कि यह बादशाह अकबर है। तो चलिए आज हम आगे के पाठ्यांश की ओर बढ़ते हैं। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। देखिए, जब पहरेदार केशव को गुस्सा करता है, उसे डांटता है कि बेवकूफ, हुजूर आला के सामने तूने बैठ के बात करने की जरूरत कैसे की। तो यह सुनकर केशव तुरंत उठ जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसे यह अंदाजा होता है कि यह जरूर बादशाह अकबर है, इसीलिए पहरेदार उसे उठकर झुककर सलाम करने को कह रहा है। यह केशव के दिमाग में यह बात आती है। तो यह उसको समझते ही उसका जो माथा ठनका, यानी कि तुरंत उसका दिमाग जो है वह अचानक से उसे एक झटका लगता है और वह तुरंत उठकर खड़ा होता है और इसी जल्दबाजी में, बदहवासी यानी कि जल्दबाजी में उठने की वजह से उसके हाथ में जो छेनी और हथौड़ा था वह गिरकर नीचे गिर जाता है और केशव जो है वह खड़ा होकर बादशाह अकबर को झुककर सलाम करता है और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगता है, यानी कि खरगोश जैसी छोटी छोटी आंखें कर वह घूरने लगता है बादशाह अकबर को। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर
प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो देखिए बच्चों, जब केशव उठकर बादशाह अकबर को सलाम करता है, तब बादशाह अकबर जो है वह मुस्कुराते हैं और वह अपना जो पहरेदार होता है, पहरेदार को गुस्से में वहां से जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए कहते हैं, क्योंकि बादशाह अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी, यानी बीच में आके पहरेदार ने जो इन्हें टोका या बीच में आके जो उसने केशव को डांटा, वह बादशाह अकबर को जरा भी पसंद नहीं आता है और वह सिपाही को खींचकर यानी कि डांटते हुए गुस्से से जोर से कहते हैं कि यहां से चले जाओ, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। इस प्रकार से वह अपने सिपाही को वहां से जाने के लिए कहते हैं। पहरेदार के चले जाने के बाद केशव बादशाह अकबर को देखते रहता है और वह असमंजस में पड़ जाता है, यानी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। वह खड़ा रहे, वह बैठे, वह बादशाह से कुछ पूछे या फिर अपना नक्काशी का काम शुरू करे फिर से। इसलिए वह सिर्फ बादशाह को देखते हुए वैसे ही खड़ा रहता है। असमंजस यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आना, उसे असमंजस कैसे कहते हैं। यानी कि जब अचानक हमारे साथ कुछ होता है, अचानक हमारे साथ कोई घटना घटित होती है या फिर कोई चीज अचानक हमारे सामने आ जाती है, तो हम भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि हमें उस समय क्या करना चाहिए। तो हम उस प्रकार उसी तरह असमंजस में वहां पे स्तब्ध खड़े रहते हैं। तो उसी प्रकार केशव भी असमंजस में वहां पे खड़ा है, लेकिन अब उसे थोड़ा सा दिलासा मिल गया, क्योंकि बादशाह अकबर जो है उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, यानी कि वह डर के मारे अचानक से खड़ा होता है तो उसका जो दिल है वह जोर जोर से धड़कने लगता है। अभी भी वह जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा दिलासा मिल रहा है कि बादशाह अकबर जो है वह उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वह क्रोधित नहीं है या फिर गुस्से में नहीं है। उनके चेहरे के ऊपर एक स्मित हास्य है, जिससे वह केशव को देख रहे हैं और उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए केशव को थोड़ा सा दिलासा मिल जाता है। आगे का पाठ्यांश देखते हैं। बादशाह अकबर जो है वह अब केशव से खुलकर बात करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। उसने यानी कि केशव ने। बादशाह अकबर केशव से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन केशव जो है वह सिर्फ केशव इतना ही कह के रुक जाता है। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। बादशाह अकबर केशव से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे यह नक्काशी का काम सिखाओगे? तो यह सुनने के बाद केशव उलझन में पड़ जाता है और अपना सिर हिला देता है, यानी कि हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा। इसका अर्थ यह होता है। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ी और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। तो बादशाह अकबर केशव से कहते हैं कि मुझे यह नक्काशी का काम सीखना है, लेकिन मेरे पास तो छेनी और हथौड़ी है नहीं, तो तुम्हें मेरे लिए छेनी और हथौड़े का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। यानी कि केशव जो है फुर्ती से, यानी कि अपनी सारी शक्ति लगा के जोर से दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाता है और उनकी छेनी हथौड़ा लेकर उल्टे पांव, यानी जिस रास्ते से जाता है वैसे ही वह दौड़ते हुए छेनी हथौड़ा लेकर आता है। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? दोस्ताना अंदाज में, यानी कि एक दोस्त के जैसे
अकबर केशव के पास उसके साथ जमीन पर बैठ जाते हैं और पास में पड़े पत्थर के ऊपर उस छेनी से हथौड़े से घिसते हुए बोलते हैं कि अब बताओ मुझे क्या करना है आगे। तो केशव उनको संदेह भरी नजरों से देखते हुए, यानी कि संदेह यानी शक की निगाहों से देखते हुए उन्हें पूछता है कि हुजूर, यानी कि बादशाह, हुजूर क्या आप ये सब काम करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। तो बादशाह उसे बोलते हैं कि मुझे विश्वास है, मैं तुम्हारे से नक्काशी का काम जरूर सीखूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। यानी कि केशव उन्हें यह पूछना चाहता था कि वह थोड़ा सा घबरा गया था, तो वह यह पूछ रहा था कि बादशाह, इतने बड़े बादशाह है मुगल सल्तनत के, क्या वह ऐसा काम करना अच्छा लगेगा? क्या वह सच में यह सीखना चाहते हैं? तो अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? तो अकबर उसको हंसकर जवाब देते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने किसी को मिट्टी से भरी डलिया ढोने में मदद की थी, तो ये तो उससे ज्यादा मुश्किल का नहीं है। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। यानी कि देखिए, केशव असमंजस की स्थिति में था कि वह किस प्रकार अकबर को यह नक्काशी का काम सिखाए। वही अकबर एक दोस्त के जैसे उसके पास में बैठकर सीखने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे, और उसी तरह उन्होंने हाथ में छेनी और हथौड़ा पकड़ा था। फिर जिस प्रकार केशव के पिता ने केशव को यह नक्काशी का काम सिखाया था, उसी तरह केशव अकबर को यह नक्काशी का काम सिखा रहा था कि किस प्रकार से लकीरों को पत्थर के ऊपर तराशना है। तो वह एक कोयले का टुकड़ा लेकर पत्थर के ऊपर लकीरें खींचता है और बोलता है कि सिर्फ इन लकीरों को ध्यान से देखकर इन्हें तराशना है। और आप अपनी तो तभी बादशाह अकबर जो है वह जोर से छेनी और हथौड़े से वार करते हैं, जिससे कटाव जो है वह ज्यादा गहरा हो जाता है। तभी केशव बादशाह अकबर को टोकता है और बोलता है कि नहीं नहीं, इतनी जोर से नहीं, थोड़ा आहिस्ता से आपको तराशना है। देखिए, क्योंकि ज्यादा जोर से मारने से घाव ज्यादा गहरा होता है, जिससे नक्काशी ठीक से नहीं बन पाती है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता छन्नी हथौड़े से वार करते हुए, उकेरते हुए नक्काशी डिजाइन बनाना है। और आप अपनी आंखें थोड़ी नीच कर भी रखिए, क्योंकि किरचे, यानी कि जब वह छन्नी हथौड़े से वार करेंगे, जब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उड़ते हैं तो उन्हें किरचे बोला जाता है, तो वह आंख में चली जाने का धोखा होता है। इसलिए केशव अकबर को आंखें नीच कर रखने के लिए कहता है। तो यह सुनते ही अकबर थोड़े से मजाकिया होकर उसे बोलते हैं, जी हुजूर। तो जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। यानी कि जब बादशाह अकबर, अगले पन्ने पर देखिए, यानी कि जब बादशाह अकबर जी हुजूर बोलते हैं तो केशव भी मुस्कुराता है। चलिए आगे का पाठ्यांश देखते हैं। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था।
वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी सहमति जता देता। यानी देखिए, केशव को थोड़ा सा मजा भी आ रहा था कि वह एक अनाड़ी से वयस्क व्यक्ति पर अपना धाक जमा रहा था। यानी कि अकबर जो थे वह अनाड़ी थे, वह शिक्षित नहीं थे और थोड़े से उम्र में बड़े भी थे, तो इसलिए केशव को बहुत मजा आ रहा था कि वह इतने बड़े व्यक्ति को यह नक्काशी का काम सिखा रहा है। और वह ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस प्रकार लकीरें उकेर रहे हैं, और जहां कहीं भी वह चूक जाते तो तुरंत वहां पे केशव अपनी आंखें चढ़ाकर उन्हें उनकी गलती दिखा देता था। वह यह भूल गया था कि उसके पास में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वह भले ही अनाड़ी वयस्क हो, लेकिन वह हिंदुस्तान का बादशाह था। यह केशव थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था, क्योंकि बादशाह अकबर उससे इस प्रकार दोस्त जैसा व्यवहार कर रहे थे। और बीच बीच में अकबर केशव को पूछते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं, तो केशव अपनी सहमति जता देता था अपना सिर हिलाकर। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो अकबर जो है वह केशव के साथ जमीन पर बैठे हुए एकदम आराम से यह नक्काशी का काम सीख रहे थे। उन दोनों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि बाकी के जो लोग हैं आजू बाजू के, वह उन्हें बहुत ही कौतूहल से, यानी कि बहुत ही आश्चर्यतापूर्वक देख रहे हैं। संगतराश यानी कि उसके साथ उसके जैसा पत्थरों पर नक्काशी का काम करने वाले उसके दोस्तों को संगतराश बोला गया है। अकबर केशव को इतनी ध्यान से देख रहे थे कि केशव सिर्फ पत्थर पर नक्काशी ही नहीं उकेर रहा था, तो मन से वह उसमें कुछ जोड़ भी रहा था कि जिससे उसकी जो डिजाइन है वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। तो देखिए, यह केशव जो है, केशव का जो काम करने का अंदाज है वह देखकर बादशाह अकबर उसे बोलते हैं कि तुम एक दिन बहुत ही बड़े फनकार बनोगे, यानी कि तुम बहुत बड़े कारीगर बनोगे, कलाकार बनोगे। क्या तुम मेरे कारखाने में काम करोगे? एक दिन उसका जो काम है यह देखकर बादशाह अकबर उसको बोलते हैं कि तुम जरूर एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे और मेरे कारखाने में काम करोगे। तो केशव कारखाना यह शब्द सुनते ही पूछ बैठता है कि कारखाना? कैसा कारखाना? तो बादशाह अकबर उसको बताते हैं कि एक बार
यह उनका महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर फतेहपुर सीकरी में रहने लगे, यानी कि फतेहपुर सीकरी शहर जो वो बनवा रहे थे वहां पे जब लोग आके रहने लगेंगे तो वो वहां पे एक कारखाना बनवाएंगे, यानी कि जहां पे सबसे उनकी सल्तनत के सबसे बड़े बड़े फनकार, शिल्पकार, संगत राज काम करेंगे, जिससे उनके वहां की जो नक्काशी का काम है वह बहुत ही प्रसिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से बादशाह अकबर केशव को बताते हैं कि उनकी सल्तनत में वह बहुत बड़े कारखाने बनवाने वाले हैं, जहां पे बहुत बड़े बड़े शिल्पकार, चित्रकार या जो संगत राश होते हैं, नक्काशी करने वाले होते हैं, वह वहां पे काम करेंगे और केशव जरूर उनमें से एक होगा। इस बात का आश्वासन अकबर उन्हें देते हैं। तो यह सुनते ही केशव का जो चेहरा है वह मुस्कुरा उठता है, वह चहक उठता है, खुशी से फूला नहीं समाता और वह अकबर को बोलता है कि मैं जरूर आपके कारखाने में काम करना चाहूंगा। आगे के पन्ने पर देखिए, बादशाह अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। फिर बादशाह अकबर जो है वो वहां उसके पास से खड़े हो जाते हैं, उठते हैं और जाते हुए केशव का कंधा थपथपाते हैं, यानी कि उसे शाबाशी देते हैं, उसे प्यार से शाबाशी देते हुए बोलते हैं कि इसी प्रकार अपना काम करो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव अकबर को जाते हुए पूछता है कि हुजूर, क्या आप दोबारा यहाँ पे आएंगे? तो अकबर उसे कहते कि हाँ, मैं जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। बादशाह के जाने के बाद केशव की खुशी का अंदाजा ही नहीं था। वह सबको बादशाह से अपनी मुलाकात के बारे में बता रहा था और उसके संगत राशों के बीच, यानी कि उसके जो दोस्त थे बाकी के पत्थर पर नक्काशी करने वाले, उनके बीच केशव की इतनी धूम मची हुई थी कि केशव खुशी से फूला नहीं समा रहा था। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। तो अभी देखिए, जब ये सब होने के बाद केशव घर चला जाता है, रात का समय होता है, वह दिन भर काम करके थक गया होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बादशाह से मिलने की खुशी में उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वह अपने पिता के बिस्तर में घुस जाता है और उसके पिता उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि केशव, तुम तो इतनी छोटी उम्र में बहुत प्रसिद्ध हो गए हो, क्योंकि बादशाह ने स्वयं उससे नक्काशी का काम बैठकर वहां पे सीखा, उससे बात की, उसके साथ उसके पास वह बैठे, उसे प्यार से बादशाह ने सहलाया। यह सब लोगों ने देखा था, इसलिए केशव बहुत प्रसिद्ध हो गया था। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सराहे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो देखिए, केशव जो है वह अपने पिता से कहता है कि बादशाह ने मुझे बोला है कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, और वह अपने पिता की बाहों में सिर रखकर उन्हें बोलता है कि बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। फिर उनके पास आगरा में एक से एक बड़े बड़े महल है, फिर वह यहाँ पे सीकरी में नया शहर क्यों बनवा रहे हैं? इस प्रकार का सवाल केशव अपने पिता से पूछता है। तो केशव के पिता उसे बताते हैं। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा,
बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। तो देखिए, केशव के पिता उसको बताते हैं कि बादशाह आगरा में इतने सुंदर सुंदर महल होने के बाद, आगरा यह इतना सुंदर शहर बादशाह के पास होने के बावजूद वह यहाँ सिकरी में नया शहर क्यों बनवा रहे हैं। तो इसके पीछे एक खास कारण था। तो वह इस खास कारण का उल्लेख भी केशव से करते हैं कि जब उनकी कोई संतान नहीं थी, तब वह भटकते भटकते बहुत परेशान रहते थे और भटकते भटकते ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी पहुंच जाते हैं। तब सलीम चिश्ती ने ही उन्हें बताया था कि उन्हें तीन संतानें होगी। तो तभी तुरंत केशव जो है वह उनके बेटों के नाम बता देता है, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, यह बादशाह के 3 बेटे थे। तब उसके पिता बोलते हैं, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। इसीलिए वह यहाँ सिकरी में सलीम चिश्ती के सम्मान में यह नया नगर बसा रहे हैं, ऐसा उसके पिता केशव को बताते हैं। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उम्मीदी आवाज में बोला। पिता ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो जब पिता उसको बता रहे थे कि सिकरी में यह नया नगर बसाने का फैसला बादशाह ने क्यों किया, तब केशव उन्हें बोलता है कि हाँ, अब मुझे समझ में आया कि इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा है। और तब उसके पिता उसे बताते हैं कि इस नए शहर को बसाने के लिए ही हम यहाँ पत्थरों को तराश रहे हैं। तो तभी केशव को नींद आ जाती है और वह नींद में जाते हुए हूँ ऐसी आवाज देते हुए सो जाता है। और केशव के पिता देखते हैं कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने नन्हा फनकार यानी कि छोटा सा कारीगर यह पाठ अभी पढ़ा है। तो इस पाठ में हमने देखा कि बादशाह, इतने बड़े मुगल सल्तनत के शासक और एक धर्मनिरपेक्ष राजा, तो इन्होंने किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति से भी इतना प्रेम पूर्वक व्यवहार, यानी कि इतने छोटे केशव से भी इतना अच्छा व्यवहार किया। और इन दोनों के बीच में क्या प्रसंग घटित हुआ, यह हमने नन्हा फनकार इस पाठ में देखा है। तो इस पाठ में हमने यह कि केशव ने किस प्रकार बादशाह को नक्काशी का काम सिखाया या इन दोनों के बीच में क्या प्रसंग घटित हुआ, यह हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा नन्हा फनकार यह पाठ समाप्त होता है। फिर से एक बार घर पे पूरा पाठ पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।